वीडियो को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चे नमस्कार। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। हमने गॉस प्रमेय देखा है कि गॉस प्रमेय क्या होता है। उसकी सहायता से हमको क्या करना है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, यानी कि हमारे पास एक समतल चादर है जिस पर समान आवेशित है, उस चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है गॉस प्रमेय की सहायता से। तो इसके लिए हम एक चित्र की कल्पना करते हैं। ये हमारे पास एक चादर है जिस पर एक समान आवेश दिया गया है। अब एक समान आवेश दिया गया है तो हम इसके अंदर भी प्लस प्लस के चिन्ह बना देते हैं ताकि ये पूरी चादर पर एक समान आवेशित हो सके। तो हम बोल सकते हैं कि यह एक समान आवेशित चादर तथा समतल है। और इसी समतल चादर के किसी बिंदु पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये चादर है, इस चादर का हम थोड़ा सा डायरेक्शन बदल देते हैं और अब दिखेगा कि इस चादर का डायरेक्शन कैसा बनता है। हमने उस डायरेक्शन का उस चादर का डायरेक्शन बदलकर अब उस चादर को हमने अब थोड़ा सा खड़ा कर दिया है। तो ये हमारे पास एक अनंत समतल चादर बन गई है। हमने कुछ नहीं किया है, हमारे पास पहले चादर ऐसी थी, अब हमने इस चादर को थोड़ा सा खड़ा करके इस प्रकार से रख दिया है। हमने यहाँ पर चादर को चेंज नहीं किया है। चादर हम स्केल के माध्यम से समझते हैं कि मान लो कि पहले हमारे पास चादर ऐसी थी, अब हमने चादर को ऐसा खड़ा कर दिया है। ठीक है, पहले चादर जो स्टार्टिंग में हमने बनाई तो इस प्रकार से समतल थी, अब हमने थोड़ा सा उसको खड़ी कर दिया था। अब ये चादर जो है ऐसी हो गई जैसे स्केल से हम बता रहे हैं। हमने ये चादर खड़ी इसलिए की है ताकि हम आसानी से विद्युत क्षेत्र को समझ सकें और इस पर एक बिंदु P लेकर। तो इसके बाद हम एक बिंदु P लेते हैं, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। देखिए हमने एक बिंदु बनाया और इस बिंदु का नाम दिया हमने P। और इसी बिंदु पर हमें इस चादर की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तथा इस बिंदु P पर हमेशा एकांक धनावेश माना जाता है। तो हमने अभी समझा कि हमारे पास एक अनंत चादर है जो एक समान आवेश से आवेशित है और यह बिंदु P है तथा आवेश इस पूरी चादर पर फैला हुआ है। इसलिए हम इस चादर के अंदर भी प्लस प्लस के चिन्ह बना देते हैं ताकि हमको समझ आ सके कि जो आवेश है वो इस पूरी चादर पर फैला हुआ है। अब हमने जो चादर के बारे में पढ़ा था अब इसके बारे में हमको लिखना है। देखिए हम लिखते कैसे, जैसा हम एग्ज़ाम में लिखते हैं। हमको क्या करना है कि ये चित्र है, सबसे पहले ये चित्र हम यहाँ पर चित्र बनाएंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे कि माना कि एक अनंत समतल चादर है। देखिए ये एक अनंत समतल चादर है जो एक समान रूप से आवेशित है और ये चादर जो है एक समान रूप से आवेशित है। हमको क्या करना है, चित्र जो है स्टार्टिंग में हमको यहाँ पर चित्र बनाना, उसके बाद हमको लिखना है। देखिएगा यहाँ हमारे पास एक अनंत समतल चादर है, तो इसलिए चादर का पृष्ठीय घनत्व भी होगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। देखिए ये चादर है, ये चादर पर आवेश है, ये इसका पृष्ठ घनत्व है और जो पृष्ठ का जो घनत्व है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। अब हम फिर से चित्र में देखेंगे कि चादर से r दूरी पर एक बिंदु P ले रहे हैं।
क्या किया हमने कि चादर से r दूरी पर एक बिंदु P ले रहे हैं और इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिएगा कि हमने क्या किया है कि बिंदु P से चादर से बिंदु P के बीच की दूरी r है, यानी कि बिंदु P और चादर के मध्य की दूरी r है। r दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया है। तो हम फिर से लिखेंगे चादर से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक बार और बताना चाहता हूँ कि जो चित्र जो है हमारे पास ये हमको स्टार्टिंग में बनाना है। ऐसी स्थिति में हमें एक गाउसी पृष्ठ बनाना है। तो हम एक ऐसे गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसमें बिंदु P भी शामिल हो। तो उसके लिए हम चादर के दूसरी तरफ एक अन्य बिंदु P' बनाते हैं और जो P' जो बनाएंगे ये उतनी ही दूरी पर रहेगा जितनी दूरी पर यहाँ से P बिंदु था। तो देखिएगा इस समतल के विपरीत एक बिंदु लेते हम जो उसका नाम देंगे P'। अब इस बिंदु P' और समतल से जो दूरी रहेगी वह उतनी ही रहेगी जितनी हमें P बिंदु की ली थी। तो देखिए ये भी हम लेंगे r दूरी ही लेंगे। तो हमें यहाँ P' मिल रहा है, यह एक अक्ष बन जाता है। यहाँ पर हमको P और P' मिलकर एक अक्ष बन जाता है। अब हम इस चादर के r पर P और P' अक्ष वाले एक बेलन की कल्पना करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बेलन की कल्पना करते हैं। देखिएगा दोनों P और P' दोनों अक्षों पर एक बेलन की हम कल्पना करते हैं। देखिए ये दोनों बेलन के वृत्तीय सिर हैं। अब हम वृत्तीय सिरों को मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा। ठीक है, अब नीचे भी इनको मिला देते हैं। तो देखिएगा एक बेलन बन गया है। अब जो ये बेलन बना है ये बेलन एक गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तो अब हम आगे लिखते हैं, इसके लिए चादर के दूसरी ओर एक अन्य बिंदु P' लेते हैं। P' अक्ष लेकर एक बेलन की कल्पना करते हैं जो गाउसियन पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। देखिएगा भाषा बहुत आसान है। जैसा हम चित्र बनाते जा रहे हैं वैसा ही हम लिख रहे हैं। अब जो गाउसियन पृष्ठ जो है बेलन का जो गाउसियन पृष्ठ है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो उससे पहले यह देखते हैं कि चादर से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं कैसी होगी। एक बार और बता दूं कि एग्ज़ाम में हमको सिर्फ चित्र इतना ही बनाना है। अब हम जो आगे चित्र बना रहे हैं आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना है। तो चादर से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं ऐसी होगी। देखिएगा ये जो है विद्युत बल रेखाएं जो चादर से होकर निकलेगी। जैसी रेखाएं इधर जा रही है जस्ट इसके अपोजिट इस साइड भी ऐसी ही विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में जो हमने ब्लैक पेन से जो एरो के विद्युत बल रेखाएं दिखाई है ये नहीं बनाना, सिर्फ जितना इससे पहले जो था उतना ही एग्ज़ाम में चित्र बनाना है आपको। तो जो ये तीर के निशान है ये हमको क्या शो कर रही है, ये हमको विद्युत बल रेखाएं शो कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम बेलन के वक्र पृष्ठ की बात करती है। देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है ना, इसके जो वृत्तीय भाग है इन दोनों भागों को छोड़कर बाकी का जो बचा हुआ भाग जो होता है ये बेलन का वक्र पृष्ठीय भाग कहलाता है। देखिए हम समझने का कोशिश करते हैं कि हमारे पास मान लो एक बेलन है। अब जो बेलन का जो मैं डार्क जो कर रहा हूँ ये वाला जो पार्ट कहलाएगा बेलन का
वक्र पृष्ठ है। ये हम इसके दोनों वृत्तीय सिरों को छोड़कर जो बचा हुआ भाग जो होता है ये बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। यदि हम बेलन के इस दोनों वृत्तीय भाग को भी जोड़ दें तो वो संपूर्ण बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाएगा। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, तो जो हमने डार्क किया है ये बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो यहाँ हमारे पास जो बेलन का वक्र पृष्ठ है ये बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है, जो हम यहाँ पर डार्क इसको कर रहे हैं। ये क्या कहलाएगा, इस बेलन का वक्र पृष्ठ। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है और विद्युत बल रेखा है ये देखिएगा एक दूसरे के समांतर है। देखिएगा ये बेलन का वक्र पृष्ठ है और ये विद्युत बल रेखा है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठ और विद्युत बल रेखा के बीच में कोई भी कोण नहीं बन रहा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी 0 होगा। अर्थात बेलन के वक्र पृष्ठ से कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेलन के जो वक्र पृष्ठ है वहाँ से विद्युत फ्लक्स 0 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स का जो होता है वो विद्युत क्षेत्र में रखा कोई पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या होती है। लेकिन यहाँ तो समांतर है, इसलिए इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ जो विद्युत बल रेखा होती है जो विद्युत फ्लक्स का होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर हम आसानी से कह सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होगा या गुजरेगा तो सिर्फ और सिर्फ इस बेलन के वक्री सिरों से गुजरेगा। देखिएगा ये दोनों वृत्तीय सिर हैं, वृत्तीय सिरों से ही विद्युत फ्लक्स का गुजरेगा। अब देखिएगा कि दोनों वृत्तीय सिरे एक ही बेलन के हैं, इसलिए दोनों वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि दोनों सिरे एक ही बेलन के पार्ट है। तो अब हम आगे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होगा। देखिएगा चित्र के अंदर ये वक्र पृष्ठ है, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत बल रेखाएं दोनों समांतर है, इसलिए इस बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होता है। तो अब हम बात करते हैं बेलन के बचे हुए सिर्फ वृत्तीय सिरों की। तो वृत्तीय सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हम लिखते हैं तब बेलन के दोनों वृत्तीय सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। और हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई इक्वल ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए। देखिए हमने ऐसा क्यों किया है कि हमारे पास यहाँ पर दो वृत्तीय सिर है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 बार ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए लिया। ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ए जो है इस वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल, इसलिए हमने यहाँ पर 2 बार ई डॉट ए लिया है। अब हम जानते हैं कि जैसे हम डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा आ जाता था। देखिएगा फाई ई इक्वल ई ए कोस थीटा प्लस ई ए कोस थीटा, ये हो गया दोनों वृत्तीय सिरों का विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ लेते हैं हम थीटा बराबर 0 डिग्री। अब देखिएगा चित्र के अनुसार कि हमने थीटा बराबर 0 डिग्री क्यों लिया है। देखिएगा कि ये जो है बेलन का पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ। अब इस बेलन के वृत्तीय पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स होता है इस पृष्ठ के लंबवत होता है, तो ये ऐसे गुजरेगा, ठीक है। और अब बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं की, तो विद्युत बल रेखाएं ऐसी गुजर रही है। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के समांतर है और इन दोनों के मध्य में कोई भी कोण नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर कितना 0 डिग्री हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर थीटा की जगह 0 रख देते हैं। देखिएगा फाई ई इक्वल ई ए कोस 0 डिग्री प्लस ई ए
cos 0 डिग्री, और हम जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए हमारे पास फाइनली बन जाएगा E इक्वल EA प्लस EA। तो ये हो जाता है फाई E इक्वल 2EA, और हम इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। क्योंकि हम गाउस प्रमेय की सहायता से समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे परंतु गाउस प्रमेय से। और हम जानते हैं गाउस प्रमेय जो होती है वो होती है फाई E इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से देखिएगा, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 का दोनों का LHS इक्वल है, इसलिए हम RHS को भी इक्वल रख देंगे। देखिएगा 2EA इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन 0, और यहाँ से हम E का मान निकाल लेते हैं। देखिएगा हमने क्या किया, यहाँ से 2A को नीचे भेज दिया है, तो यहाँ पर बचा E इक्वल Q ऐसा कैसा है, और 2A 2 एप्सिलॉन 0 को हमने यहाँ लिखा है और A को यहाँ लिखा, और इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। देखिएगा E इक्वल Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 A। अब हम बात करते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। देखिएगा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। मान लीजिए कि यदि हमारे पास एक प्लेट है, यदि इस प्लेट को आवेश दिया जाता है तो आवेश इस प्लेट पर समान रूप से वितरित हो जाता है। देखिएगा ये प्लस प्लस आवेश जो है पूरी प्लेट पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इस स्थिति में इस प्लेट की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होता है उस आवेश की मात्रा को ही कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं, इसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, जहाँ Q जो है आवेश जो प्लेट को दिया गया है, A उस प्लेट का क्षेत्रफल होता है, और सिग्मा जो होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। अब हम यहाँ से Q का मान निकाल लेते हैं, यानी कि इस A को ऊपर भेज देते हैं, तो हमारे पास बचेगा Q इक्वल सिग्मा इंटू A। ये सिग्मा होता है, सिग्मा इंटू A। अब हम क्या करेंगे कि Q का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो Q का मान हमने फाइंड किया था Q इक्वल सिग्मा इंटू A, ये हम समीकरण 3 में रखेंगे। और समीकरण 3 हमारे पास जो है E इक्वल Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 A है। तो देखिएगा E इक्वल Q की जगह अपने को रखना है सिग्मा A, तो देखिएगा सिग्मा A, और अपॉन में क्या चल रहा है 2 एप्सिलॉन 0 A। अब यहाँ देखिए A से A कैंसिल हो गया है, तो फाइनली हमारे पास जो बचता है वो देखिएगा E इक्वल सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0। और यही है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फाइनली हम एक लाइन और लिख देते हैं, अतः आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है।